नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आजकल इंडिया में 2024 के चुनाव काफ़ी ज़ोर-शोर से चल रहे हैं। तो चलिए आज उसी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमारे चैट जीपीटी से करते हैं। तो चैट जीपीटी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आजकल इंडिया में 2024 के चुनाव हो रहे हैं। ज़रा उसके बारे में आप कुछ बताइए। बिल्कुल, 2022 के चुनाव भारत में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें देश की संसद के निचले सदन के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अलग-अलग राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस बार भी चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन कई क्षेत्रीय दल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप ये बताइए कि इस बार चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? इस बार के चुनाव में कई प्रमुख मुद्दे हैं। इनमें से कुछ मुख्य मुद्दे ये हैं। 1. विकास और बुनियादी ढांचा, सड़कों, रेलवे और शहरी विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। 2. रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना एक बड़ा मुद्दा है। 3. महंगाई, रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चिंता है। कृषि और किसान, किसानों के मुद्दे जैसे फसल के उचित दाम और कर्ज माफी महत्वपूर्ण है। 5. स्वास्थ्य और शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना भी चुनावी मुद्दे हैं। 6. सुरक्षा और आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही है। 7. महिलाओं की सुरक्षा और अधिकार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और उनके अधिकारों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, पिछले चुनावों की तुलना में इस बार आप क्या बदलाव देख रहे हैं? पिछले चुनावों की तुलना में इस बार कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा रहे हैं। 1. डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग प्रचार के लिए काफी बढ़ गया है। इससे उम्मीदवारों और पार्टियों को सीधे मतदाताओं तक पहुंचने का नया तरीका मिल गया है। युवा मतदाता, इस बार बड़ी संख्या में नए युवा मतदाता शामिल हुए हैं, जो विकास, रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर अधिक जागरूक और सक्रिय हैं। 3. महिला भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, चाहे वह मतदाताओं के रूप में हो या उम्मीदवारों के रूप में, बढ़ी है। महिलाएं अपने अधिकारों और सुरक्षा के मुद्दों पर अधिक जोर दे रही हैं। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव, क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है और कई राज्यों में वे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। ये दल स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में सक्षम हो रहे हैं। 5. विपक्ष का एकजुट होना, कई विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। 6. सामाजिक मुद्दे, किसानों के प्रदर्शन, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों ने भी इस चुनाव में प्रमुख भूमिका निभाई है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार आपको युवाओं का वोटिंग पैटर्न कैसा दिख रहा है? इस बार युवाओं का वोटिंग पैटर्न काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। युवा मतदाता अधिक जागरूक, सक्रिय और मुद्दों पर केंद्रित दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रमुख रुझान इस प्रकार हैं। 1. विकास और रोजगार, युवा मतदाता रोजगार के अवसर, स्टार्टअप्स को बढ़ावा और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित हैं। वे उन दलों और उम्मीदवारों को पसंद कर रहे हैं जो इन मुद्दों पर ठोस योजनाएं और वादे कर रहे हैं। 2. शिक्षा और कौशल विकास, बेहतर शिक्षा और कौशल विकास के लिए अधिक निवेश की मांग बढ़ी है। युवा मतदाता ऐसी नीतियों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो उन्हें बेहतर शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसर प्रदान कर सकें। डिजिटल इंडिया, तकनीक और इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ युवा मतदाता डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और इंटरनेट एक्सेस जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। सामाजिक न्याय और समानता, युवा मतदाता लैंगिक समानता, LGBTQ+ अधिकार और जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी जागरूक हो रहे हैं और इन्हें अपने वोटिंग निर्णयों में शामिल कर रहे हैं। 5. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे भी युवा मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। वे उन दलों और नेताओं को समर्थन दे रहे हैं जो पर्यावरण के प्रति जागरूक नीतियों का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर युवा मतदाता इस बार अधिक मुद्दों पर केंद्रित, जागरूक और सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इस बार ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर
यूट्यूब वीडियो बनाकर इस इलेक्शन के बारे में बातें कर रहे हैं और काफ़ी प्रभाव छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूट्यूबर इम्पैक्ट इस इलेक्शन पे कैसा है? इस बार यूट्यूबर्स का चुनावों पर प्रभाव काफी महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूट्यूबर्स की लोकप्रियता और उनकी बड़ी फॉलोइंग के कारण वे चुनावी चर्चाओं और मतदाताओं की राय बनाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। 1. सूचना का प्रसार। यूट्यूबर्स अपने चैनलों के माध्यम से चुनाव से संबंधित जानकारी, उम्मीदवारों के बारे में विवरण और मुद्दों पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे मतदाताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद मिल रही है। 2. विभिन्न दृष्टिकोण। YouTube प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार के यूट्यूबर्स होते हैं जो विभिन्न दृष्टिकोण और विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं। इससे दर्शकों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और संतुलित विचारधारा बनाने में मदद मिलती है। युवा मतदाताओं का आकर्षण। यूट्यूबर्स खासकर युवा मतदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। वे अपने अनोखे और आकर्षक तरीके से चुनावी मुद्दों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे युवा मतदाता चुनावी प्रक्रियाओं में अधिक रुचि ले रहे हैं। वायरल कंटेंट। YouTube वीडियो जल्दी से वायरल हो सकते हैं, जिससे एक बड़े दर्शक वर्ग तक चुनावी संदेश और मुद्दे तेजी से पहुंचते हैं। इससे उम्मीदवारों और दलों को अपने संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलती है। हाय सीधे संवाद। यूट्यूबर्स अपने दर्शकों के साथ सीधे संवाद कर सकते हैं, उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, जिससे एक जीवंत और सक्रिय चुनावी वातावरण बनता है। कुल मिलाकर यूट्यूबर्स का इस बार के चुनावों पर प्रभाव सकारात्मक और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मतदाताओं को जानकारी देने, जागरूक करने और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे यूट्यूबर का आप नाम बता सकती हैं? बिल्कुल। भारत में कई यूट्यूबर्स हैं जो चुनावों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जिनका प्रभाव काफी है। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। 1. ध्रुव राठी। वे अपने चैनल पर राजनीतिक विश्लेषण और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं। उनका प्रस्तुतिकरण तथ्यात्मक और संतुलित होता है। 2. दो पॉलिटिक्स। ये चैनल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अपने स्पष्ट विचार और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 3. कैरियर एजुकेशन। ये चैनल छात्रों और युवाओं के लिए राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जानकारीपूर्ण वीडियो बनाता है। 4. ट्रिगर इंसान। ये चैनल भी कभी-कभी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाता है, खासकर चुनाव के समय। इन यूट्यूबर्स का प्रभाव उनके व्यापक दर्शक वर्ग और उनके तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण के कारण बढ़ता जा रहा है। इस बार 2024 के इंडिया के चुनाव में एक नारा आया था, इस बार 400 पार। उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं? इस बार 100 से पार का नारा इस बार के चुनावों में बहुत चर्चित हुआ है। इस नारे का उपयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जो अपने लिए लोकसभा में 18 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखती है। लोगों की प्रतिक्रिया इस नारे पर मिश्रित है। बीजेपी के समर्थक इसे पार्टी की ताकत और जनता के समर्थन का प्रतीक मान रहे हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को व्यापक समर्थन मिलेगा और वे 4 सीटों का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। विपक्षी दलों और आलोचकों का मानना है कि यह नाराम हजे का चुनावी रणनीति है और इसे हकीकत में बदलना मुश्किल होगा। वे इसे अति आत्मविश्वास और अति महत्वाकांक्षी योजना के रूप में देख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक और विशेषज्ञ भी इस नारे को लेकर विभाजित हैं। कुछ का मानना है कि बीजेपी की लोकप्रियता और संगठनात्मकता को देखते हुए यह संभव है, जबकि अन्य इसे मुश्किल मानते हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर सीटें जीतने के लिए असाधारण प्रदर्शन की आवश्यकता होगी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में क्या चर्चा चल रही है? इस बार कांग्रेस और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्रों पर भी काफी चर्चा हो रही है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों और योजनाओं को शामिल किया है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें। 1. विकास और बुनियादी ढांचा। सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। 2. रोजगार।
नौकरी के अवसर बढ़ाने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का प्रस्ताव किया गया है। कृषि सुधार, किसानों के लिए नई योजनाएं, फसल बीमा और कृषि में तकनीकी सुधार शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सुरक्षा बलों के सशक्तिकरण का वादा किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा, आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार देने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बात कही गई है। सिट्स, डिजिटल इंडिया, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार, इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने और साइबर सुरक्षा पर जोर दिया गया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की मुख्य बातें। 1. गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आय योजना के तहत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया गया है। रोजगार, मनरेगा के तहत रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाने और सरकारी नौकरियों में रिक्त पदों को भरने का वादा। कृषि सुधार, किसानों के कर्ज माफी, फसल के उचित मूल्य और कृषि क्षेत्र में निवेश पर जोर। स्वास्थ्य और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की गुणवत्ता सुधारने की योजना। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वादा और उनके खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून। 6. जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना। सार्वजनिक और मीडिया प्रतिक्रिया, मीडिया और सार्वजनिक चर्चा में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों की तुलना की जा रही है। विश्लेषकों और विशेषज्ञों का मानना है कि जहां बीजेपी ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल इंडिया पर जोर दिया है, वहीं कांग्रेस ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार और सामाजिक न्याय पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। लोग घोषणा पत्रों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं और इस आधार पर अपने वोटिंग फैसले कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इन घोषणा पत्रों पर काफी बहस हो रही है और मतदाता अपने विचार और प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे हैं। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन के क्या कुछ ऐसे नेता हैं जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस में कुछ नेता ऐसे हैं जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। इस गठबंधन में विभिन्न दलों के प्रमुख नेता शामिल हैं जो अपने प्रभाव और करिश्मे के कारण जनता के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नेता हैं। 1. राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हैं। उनके भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सशक्त नेतृत्व शैली और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ के कारण बंगाल और अन्य क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव युवा मतदाताओं और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी छवि के कारण लोकप्रिय हैं। शाह, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के नेता तेजस्वी यादव अपने युवा और उभरते नेता के रूप में पहचान बना रहे हैं, खासकर युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में। पर शरद पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार का राजनीतिक अनुभव और उनके प्रभाव के कारण वे गठबंधन में एक प्रमुख चेहरा हैं। 6. अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी छवि और दिल्ली के विकास कार्यों के कारण लोकप्रिय हैं। ये नेता अपने अपने राज्यों और क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन का उद्देश्य विभिन्न दलों को एकजुट करके बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष खड़ा करना है और इन नेताओं की लोकप्रियता इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये बताइए कि इस चुनाव में जो सोशल मीडिया है वो क्या भूमिका निभा रहा है? सोशल मीडिया इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसकी भूमिका को कई तरीकों से समझा जा सकता है। 1. प्रचार और संपर्क, राजनीतिक दल और उम्मीदवार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का उपयोग अपने प्रचार और मतदाताओं से सीधे संपर्क के लिए कर रहे हैं। वे लाइव वीडियो, पोस्ट और ट्वीट्स के माध्यम से अपने संदेश और योजनाओं को साझा कर रहे हैं। 2. वायरल कंटेंट, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने वाले कंटेंट जैसे मीम्स, वीडियो और ग्राफिक्स चुनावी मुद्दों और उम्मीदवारों की छवि को प्रभावित कर रहे हैं।
ये जनता तक संदेश पहुंचाने का एक प्रभावी तरीका बन गया है। 3. डिबेट और चर्चा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चुनावी मुद्दों और घोषणा पत्रों पर डिबेट और चर्चा हो रही है। लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को साझा कर रहे हैं, जिससे एक जीवंत चुनावी वातावरण बन रहा है। 4. फैक्ट चेकिंग। चुनावी अभियानों के दौरान फैलाई जाने वाली गलत सूचनाओं को रोकने और सही जानकारी प्रदान करने के लिए कई फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म सक्रिय हैं। वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गलत सूचनाओं को पहचानने और सुधारने का काम कर रहे हैं। माय युवा मतदाताओं की भागीदारी। सोशल मीडिया युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है और यह उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं में शामिल करने और जागरूक बनाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। युवा मतदाता सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय हैं और इसे चुनावी जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। 6. वोटर एंगेजमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विभिन्न अभियानों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक और प्रेरित कर रहे हैं, जैसे वोटर आईडी अभियान, मतदाता पंजीकरण अभियान और मतदान के महत्व को बताने वाले संदेश। कुल मिलाकर सोशल मीडिया इस बार के चुनाव में एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा है, जो न केवल प्रचार और संपर्क में, बल्कि मतदाताओं की जागरूकता और भागीदार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या आप कुछ अनुमान बता सकते हैं कि इस सोशल मीडिया पर कितना खर्चा बीजेपी ने किया है और कितना खर्चा कांग्रेस कर रही है? कुछ अनुमान लगाइए। इस बार के चुनावों में सोशल मीडिया पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही बड़े पैमाने पर खर्च किया है, लेकिन बीजेपी ने इसमें बहुत अधिक खर्च किया है। बीजेपी ने पिछले 3 महीनों में ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगभग 37 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कांग्रेस के खर्च से 63 गुना अधिक है। यह खर्च मुख्य रूप से गूगल और मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स पर किया गया है। बीजेपी ने विशेष रूप से यूट्यूब पर वीडियो विज्ञापनों पर ध्यान केंद्रित किया है, जहां उनके कुल खर्च का लगभग 80% हिस्सा वीडियो विज्ञापनों पर गया है। वहीं कांग्रेस ने अपने ऑनलाइन विज्ञापनों पर खर्च में वृद्धि की है, लेकिन यह अब भी बीजेपी से काफी कम है। कांग्रेस ने हाल के महीनों में लगभग 2.3 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि उनकी सभी समय की ऑनलाइन विज्ञापन खर्च का 80% है। कांग्रेस ने भी यूट्यूब पर वीडियो विज्ञापनों को प्राथमिकता दी है, लेकिन उनका खर्च बीजेपी की तुलना में कम है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर बीजेपी का खर्च और प्रचार अभियान काफी अधिक है, जो उन्हें व्यापक जनसमर्थन जुटाने में मदद कर रहा है। कांग्रेस भी अपने ऑनलाइन प्रचार को मजबूत कर रही है, लेकिन अभी भी ये बीजेपी से पीछे है। इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आपको क्या लगता है? इस बार के चुनावों में महिलाओं की भागीदारी पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव देखे जा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी न केवल मतदाता के रूप में बढ़ी है, बल्कि उम्मीदवारों और राजनीतिक अभियानों में उनकी सक्रियता भी बढ़ी है। कुछ मुख्य बिंदु इस प्रभाव को समझने में मदद करेंगे। उम्मीदवार के रूप में महिलाओं की बढ़ती संख्या। इस बार कई राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जिससे उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। प्रमुख दलों ने महिलाओं को अधिक अवसर दिए हैं ताकि वे चुनावी मैदान में उतर सकें और अपने मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकें। मतदाता के रूप में सक्रियता। महिलाओं की मतदाता के रूप में सक्रियता बढ़ी है। वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं और विभिन्न चुनावी मुद्दों पर अपनी राय प्रकट कर रही हैं। महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि होने से वे चुनाव परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 3. महिला मुद्दों पर जोर। कई राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है। इससे यह संकेत मिलता है कि महिलाएं अब चुनावी मुद्दों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिला संगठनों की भागीदारी। कई महिला संगठन और गैर सरकारी संस्थाएं भी चुनावों में सक्रिय हैं, महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, उन्हें मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हैं। सोशल मीडिया और प्रचार। महिलाएं सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो रही हैं। वे अपने विचार साझा कर रही हैं और राजनीतिक चर्चाओं में भाग ले रही हैं। इससे उनकी आवाज को व्यापक स्तर पर सुना जा रहा है। कुल मिलाकर
इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है। महिलाओं की सक्रियता और उनकी बढ़ती भूमिका से चुनावों में एक नया और महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गया है। क्या ऐसी कोई पार्टी है जो ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विचारों को जनता के सामने ला रही है? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विचारों और नीतियों को जनता के सामने के लिए अधिक सक्रियता दिखाई है। बीजेपी के प्रमुख नेताओं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की हैं, जहां उन्होंने पार्टी की नीतियों, चुनावी रणनीतियों और घोषणा पत्र पर चर्चा की है। कांग्रेस पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विचारों को जनता के सामने रखने में सक्रिय रही है। राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिनमें उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की और अपने घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं को उजागर किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी एएपी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जहां वे दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन प्रमुख पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे वे अपने समर्थकों और मतदाताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित कर सके हैं। कौन से मुद्दे ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं? ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे अक्सर भिन्न होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। ग्रामीण मतदाताओं के महत्वपूर्ण मुद्दे। कृषि और किसान कल्याण। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए फसल के उचित मूल्य, कर्ज माफी और कृषि सुधार महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। बेहतर सिंचाई सुविधाएं और फसल बीमा भी बड़े मुद्दे हैं। रोजगार और स्वरोजगार। ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और स्वरोजगार योजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। मनरेगा जैसी योजनाओं का विस्तार और सुधार भी चर्चा में रहते हैं। बुनियादी सुविधाएं। पानी, बिजली, सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता ग्रामीण मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन बुनियादी सुविधाओं की कमी अक्सर चुनावी मुद्दा बनती है। शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता और स्कूलों की स्थिति भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शहरी मतदाताओं के महत्वपूर्ण मुद्दे। रोजगार। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आईटी और अन्य उद्योगों में नौकरी के अवसरों का विस्तार और नौकरी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। महंगाई और आर्थिक स्थिरता। शहरी मतदाताओं के लिए महंगाई, वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और आर्थिक स्थिरता महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। परिवहन और यातायात। शहरी क्षेत्रों में यातायात की समस्या, सार्वजनिक परिवहन की स्थिति और यातायात प्रबंधन महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा। शहरी मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और शिक्षा संस्थानों का स्तर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग प्रमुख होती है। पर्यावरण और स्वच्छता। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण, कचरा प्रबंधन और स्वच्छता भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण और शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताएं उनके जीवन की आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित होती हैं, और राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में इन मुद्दों को प्रमुखता से शामिल करते हैं ताकि अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त कर सकें। क्या इस चुनाव में किसी बड़े नेता पर यह आरोप लगाया गया है कि वे अपनी सभाओं में काफी झूठ बोलते हैं? इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया गया है कि वे अपनी सभाओं में भ्रामक और विभाजनकारी भाषण दे रहे हैं। विशेष रूप से मोदी पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया है। हाल ही में राजस्थान में एक रैली के दौरान मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहकर संबोधित किया और आरोप लगाया कि विपक्ष अगर सत्ता में आता है तो देश की संपत्ति उन लोगों में बांट देगा जिनके अधिक बच्चे हैं, जो कि मुस्लिम समुदाय की ओर इशारा करता है। इसके अलावा कई विश्लेषकों और आलोचकों का मानना है कि मोदी के इन बयानों से समाज में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा बढ़ सकती है।
इस तरह के भाषणों को लेकर चुनाव आयोग और अन्य संस्थानों में शिकायतें दर्ज की गई हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन पर कार्रवाई धीमी है, खासकर जब मामला सत्तारूढ़ दल के नेताओं से संबंधित हो। इस प्रकार झूठे और भ्रामक बयानबाजी के आरोप इस चुनावी दौर में प्रमुख मुद्दा बने हुए हैं और इससे चुनावी माहौल पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आज आपने मेरे कई सवालों के उत्तर दिए, उसके लिए चैट जीपीटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी तरह बातचीत होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। आपका बहुत धन्यवाद। मुझे आपके सवालों के जवाब देने में खुशी हुई। अगली बार फिर से बातचीत करेंगे। नमस्कार और गुड नाइट। नमस्कार।